के लिए दे सकते हैं, प्रेफरेबली उस साइड जाके देखना आसान होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे इस लेवल पे, है ना, बिल्कुल सेम लेवल पे जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। और मेरा आई का लेवल क्या रहेगा, हाँ बिल्कुल इस लेवल पे रहेगा। इधर से दिखाई दे रहा है तो सही है, कि सिमेट्री पेशेंट का सही है, तो नहीं है तो उस साइड से भी जाके देख सकते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या देखेंगे हम, तो एपेक्स इम्पल्स इज व्हाट, दैट इज द मोस्ट डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड मोस्ट डेफिनिट कार्डियक पल्सेशन विजिबल और फेल्ड। क्या हुआ, तो जो आप जो भी पल्सेशन यहाँ दिख रहा है लेफ्ट साइड में, जो सबसे डाउनवर्ड है, जो सबसे आउटवर्ड है, उसमें भी कौन सा मानते हैं कि डाउनवर्ड मिल रहा है सबसे ज़्यादा 7th में मिल रहा है मोस्ट डाउनवर्ड, लेकिन उसके 6th में भी मिल रहा है, 5th में भी मिल रहा है, लेकिन मोस्ट क्या है डाउनवर्ड 7th मिल रहा है। अब जो है या 6th में मिल रहा है, और जो आउटवर्ड हम देख रहे हैं तो एंटीरियर यही लाइन पे चला जा रहा है आउटवर्ड तक। लेकिन जब जा रहे हैं कि देखने की मोस्ट डिफिनिट, एकदम क्लियर कट सबसे डिफिनिट, तो इसमें तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, मोस्ट डिफिनिट। तो मोस्ट डिफिनिट जो है, और डिफिनिट में जो आउटवर्ड इनवर्ड है उसको हम लेते हैं। तो मानते हैं 4th इंटरकोस्टल स्पेस में अगर दिखाई दे रहा है या 5th में दिखाई दे रहा है, जो लग रहा है सबसे डिफिनिट है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एपिकल, ठीक है ना। तो उसको देखना कैसे, हमेशा सुपाइन पोजीशन में बैठे तो, या पेशेंट अगर खड़ा है स्टैंडिंग में है तो क्या हुआ, तो भी आप देखेंगे टेंजेंशियली खड़ा होकर उसके लेवल पे आके देखेंगे। मतलब क्या टेंजेंशियली देखना है, जो लेवल है आपका एग्जामिनर क्या देखेगा कि कैसे देखना है जी, तो सर यहाँ दिखाई देता है। पब्लिक एग्जाम में क्या होता है, हम बगल में खड़े हैं, हम इनसे पूछे तो ये क्या बोले कि सर यहाँ दिख रहा है, स्पेस तो वो काउंट करना पड़ेगा, ऐसे अंदाज से स्पेस नहीं बता सकते हैं कि निपल के जस्ट नीचे दिखाई दे रहा है, बाहर में दिखाई दे रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि अभी एग्जामिनर ने क्या नोट किया कि आप तो बैठे ही नहीं, आप पोजीशन लिए ही नहीं, आपने टेंजेंशियली देखा ही नहीं। तो देखने में क्या, उतना दूर से वो देख के बता देगा संजय की आँख की तरफ। लेकिन एग्जाम में जो है, जो बुक में लिखा है वही बोलना है, वही बताना है, ठीक है। तो एपेक्स इम्पल्स हो गया, ठीक है। और का डिफिनेशन हमसे याद रखिए, पूछते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग डिफिनेशन नहीं बताते हैं, दैट इज मोस्ट आउटवर्ड, मोस्ट डाउनवर्ड एंड मोस्ट डेफिनिट कार्डियक पल्सेशंस। सर यहाँ पे मोस्ट डेफिनेट का क्या मतलब है? मोस्ट डेफिनेट का मतलब कि मानते हैं कि आपने हाथ, अब हम आते हैं बताते हैं डेफिनेट का मतलब कि जो हम देखें इंस्पेक्शन में, इसको कंफर्म करना है पाल्पेशन में, तो हम इसी को पहले कर लेते हैं, बाकी पाल्पेशन का बात बाद में करेंगे। अब हम मानते हैं कि इसको फील करना है, सपोज कि हमको हाथ रखने को बोला गया कि आप फील करके बताओ कहाँ पे, तो क्या करेंगे, फ्लैट ऑफ द हैंड ओवर प्रिकॉर्डियम, प्रिकॉर्डियम में बोलते हैं ना, प्रिकॉर्डियम रखें, प्रिकॉर्डियम में पूरा हाथ फील हो रहा है ना, कि पूरा इसका हार्ट का फील, तो उसमें हम आई क्लोज कीजिए और फील कीजिए कि आपका जो पूरा पाम है, जनरली इस वाला पार्ट सेंसिटिव पार्ट ही वाला होता है, इसमें सबसे ज़्यादा डिफिनेटिव कहाँ फील कर रहे हैं, तो जहाँ मानते हैं यहाँ पे था, और मैंने जो फील किया वहाँ पे गया इंडेक्स था, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फील हो रहा है, तो ये मेरे लिए मोस्ट डिफिनेट है। तो इसलिए हम कहाँ से उठाएं, हम मोस्ट डिफिनेट से उठाएं, लेकिन आउटवर्ड डाउनवर्ड तो और भी था, ठीक है। अब इसको लोकलाइज करना है, कैसे लोकलाइज करेंगे, तो एक फिंगर, जहाँ मेरा एक इंडेक्स फिंगर मैंने यहाँ पे मानते हैं मार्क किया जो मोस्ट डिफिनेट था, मेरा अब थंब कहाँ जाएगा, सुप्रा स्टर्नल नॉच पे, देखो सुप्रा स्टर्नल नॉच पे आया, नॉच से हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, एंगल ऑफ लुइस, मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सटर्नल पॉइंट होता है ना, एंगल ऑफ लुइस, उसके साइड में गए, कौन सा स्पेस है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, और कहाँ है, ये निपल के बाहर है, मिड क्लेविकुलर लाइन लीजिए, ड्रॉ कीजिए जस्ट आउटसाइड द मिड क्लेविकुलर। तो आपको जब लोकलाइज करने को बोलेगा कोई, तो कैसे करेंगे लोकलाइज, लाइक दिस, रिकॉर्डियम पे हाथ रखा, फील किया, जैसे फील करते हैं आप कि बेस्ट पोजीशन, बेस्ट, और जो आपको फील हो रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को अपने यहाँ पे लोकलाइज किया अपने इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। थंब को कहाँ रखा आपने, सुप्रास्टेरनल नॉच, वहाँ से डाउन आए, एंगल ऑफ लुइस, उसके बगल में सेकेंड इंटरकोस्टल, थर्ड या फिफ्थ या सिक्स्थ या सेवेंथ, तो नॉर्मल है तब ना, अगर हाइपर ट्रॉफी है तो क्या होगा, छठा सातवां आठवां क्या रहेगा, डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं। एडल्ट है, बड़ा बच्चा 7 ईयर से जाता है, तो पूछता है कि फोर्थ में बता रहे हो भाई, फोर्थ और जस्ट विद इन द मिड लाइन बता रहे हो या आउटसाइड बता रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है एडल्ट्स में,
that is in Fifth in the coastal space. just inside the MCL. ये ना होता है बच्चों में क्या होता है जनरली फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट आउटसाइड द MCL. तो चाइल्डहुड का एडल्टहुड में कब चेंज होता है जनरली एट द एज ऑफ 7 साल पे ये ट्रांजिशन जनरली होता है, प्लस माइनस हो सकता है, ये जनरली 7. तो ये क्लियर है ना, इंस्पेक्शन का ये अपेक्स इंपल्स और पाल्पेशन का अपेक्स डीप, ये कैसे करना है ये क्लियर है. अब आते हैं पाल्पेशन प्रोपर पे. प्रोपर पाल्पेशन में क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो देखते हैं हम लोग वो है कहीं भी जब पाल्पेट करते हैं तो फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज टेंडरनेस. तो टेम्परेचर कैसे देंगे, टोन ऑफ हैंड के, और तो एरिया को डिवाइड कर लेते हैं. पहले हम कैसे देखना है, सुप्रा क्लैविकुलर, क्लैविकल के ऊपर आ गए, क्लैविकल के ऊपर सुप्रा क्लैविकुलर, यहाँ पे क्या है क्लैविकुलर, ठीक है. उसके नीचे मेमोरी, उसके नीचे इंफ्रा मेमोरी. इसी तरह से करते हैं, बहुत जगह सुप्रा मेमोरी भी लिखा रहता है, ये वाला एरिया. पीछे एक्सिलरी में हम लोगों ने किया, कैसे किया, इसको हाथ दोनों ऊपर, तो जब भी एक्सिलरी का एग्जामिनेशन करते हैं ऐसे एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है. तो जब ऐसे रखेंगे तो क्या गीला इज वेल एक्सपोज्ड, अपर एक्सिला, मिडिल और लोअर, कितना इंटरकोस्टल स्पेस में अपर, कितना मिडिल, कितना लोअर, ये देख के आप आइएगा, ठीक है. अब मानते हैं पीछे हमको देखना है तो कैसे देखेंगे, पीछे के स्पेस को करना है तो इसमें क्या करेंगे, आपको ऐसे करना है, ऐसे कीजिए, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, स्कैपुला क्या होगा वेल सेपरेटेड, तो क्या होगा इंटर स्कैपुलर स्पेस क्या होगा वाइड ओपन, तो ज़्यादा अच्छे से आप एग्जामिन कर सकते हैं. इसमें क्या करेंगे, सुप्रा स्कैपुलर, इंटर स्कैपुलर एंड Infra. एंगल ऑफ जो स्कैपुला का इंफीरियर एंगल रखेंगे, तो इंफीरियर एंगल के नीचे क्या होगा इंफ्रा स्कैपुलर. इतना सारा पार्ट में डिवाइड किए हैं. अब जितना भी इंस्पेक्शन पाल्पेशन करना है आपको इसी के हिसाब से होगा. तो पाल्पेशन में क्या किया, टेम्परेचर देखा आपने अलग अलग पार्ट में, टेम्परेचर इज नॉर्मल टेम्परेचर, और कहीं का टेम्परेचर रेज्ड है, कहीं हाइपोथर्मिया है. तो अगर मानते हैं किसी स्पेशल पॉइंट पे रेज्ड टेम्परेचर मिल रहा है तो क्या कॉज होगा, अंडरलाइन इन्फ्लेमेशन है, जैसे किसमें होगा अंडरलाइन सबक्यूटेनियस एब्सेस है, सबक्यूटेनियस वुंड है या लोकल वुंड है वहीं पे, तो उसी कारण क्या होगा टेम्परेचर. मानते हैं कि राइट साइड का ओवरऑल टेम्परेचर इज हाई और इस साइड का आपको नॉर्मल लग रहा है, ये हाई है, तो क्यों अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस थ्रू आउट हाई है. जनरली कब होता है, उससे मिलता नहीं है, लेकिन बच्चा एकदम टॉक्सिक कंडीशन में अगर है तो पानी उठता है. बस पूरा एक साइड में बस फील्ड है तो क्या होगा जनरली साइड में वार्म होगा पूरा का पूरा, इस साइड हेमिथोरैक्स, और इस साइड में नॉर्मल टेम्परेचर देखा आपने क्लियर है. तो इसमें हाथ से ही देखना है, इसमें वो हर जगह डिजिटल पैरामीटर नहीं लगा हर एरिया में, ठीक है. अब आते हैं पाल्पेशन में टेम्परेचर के बाद टेंडरनेस. तो जैसे आपने देखा तो सुपरफिशियल टेंडरनेस, ठीक है, हर एरिया में, जिला में, फिर बैठा के पीछे भी, इसलिए बोले खड़ा करा के रहेगा तो हर एरिया में कर सकते हैं. अभी हम क्या कर पाएंगे, केवल कर पाएंगे फ्रंट, थोड़ा बहुत जिला, बैक तो गया हाथ से, फिर बैठाना पड़ेगा. तो टेंडरनेस, सुपरफिशियल एंड डीप टेंडरनेस देख लिया. उसके बाद से पाल्पेशन में बाकी सारा फाइंडिंग्स कंफर्म करेंगे. जिसमें से क्या था, एक अपेक्स बीट हम कर चुके हैं, दूसरा ट्रैकिया का पोजीशन जो था ट्रेल साइन वाला ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है. और क्या करेंगे, हाँ शेप तो आप देख चुके थे, सिमेट्री ऑफ चेस्ट को हेमिथोरैक्स से आप कर सकते हैं अलग अलग निपल के पॉइंट पे, इंफ्रा मेमोरी एरिया में, सुप्रा मेमोरी या फिर ये सुप्रा कैलकुलर एरिया में, कैलकुलर एरिया में, सब में कर देंगे आप. उसके बाद क्या देखेंगे, मूवमेंट और एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट. एक्सपेंशन जो लोगों ने किया वही था, निपल के लेवल पे करेंगे. उसके बाद उसके लोअर 4 सेंटीमीटर बिलो, या फिर आप जीपी स्टर्नम के लेवल पे यहाँ पे कर लीजिए, ऊपर में स्कैपुला के लेवल पे कर लीजिए. कैसे करेंगे, पूरा का पूरा सर्कल कर लिया हम लोगों ने, और ये क्या किया क्रॉस से करके ऊपर, और उसका इंस्पिरेशन में कितना है और एक्सप्रेशन में कितना है ये देखना है. एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट अलग एरिया में, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में जब करने को बोले इतना नहीं करना, एक ही जगह करना है. क्या है एट द लेवल ऑफ निपल, और आपको सब कुछ देखना है कि सिमेट्री कैसा है, तो शेप साइज एंड सिमेट्री, टेम्परेचर, टेंडरनेस, इतना हो गया. तो और एपिकल इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक पॉइंट बस हम लोगों ने मिस किया, क्या पाल्पेशन में जो इम्पोर्टेंट है वोकल फॉर्मेट, ठीक है ना, टैक्टाइल वोकल नाम इसका सही है, टैक्टाइल वोकल पेरिमीटर. उसी का जो है मतलब कि को कंपोनेंट है वोकल रेजोनेंस उसी का पार्ट है. तो वोकल पेरिमीटर्स में क्या होता है, हम लोग क्या अंदर का जो वाइब्रेशन है उसको फील करते हैं अपने हैंड में. तो हैंड में जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है या तो ये है नकल्स के अंदर वाला जो पार्ट है प्रोमिनेंट, या फिर क्या है अल्नर बॉर्डर. तो ये अल्नर बॉर्डर बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इससे हम लोग फील करते हैं. तो इसमें कैसे फील करते हैं,
स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस से, नीचे तक जाते हैं सिमेट्रिकल फैशन में, और बच्चे को बोलते हैं नेजल इंटोनेशन वाला ब्रास बोलते हैं, लाइक 9 या फिर हिंदी बोलना 3 ना जो है ना 9 3 बहुत 3 जरा बोलना, तो हम कैसे करें, बोलो 3 फिर जब देखो हम जब हाथ रखेंगे ना, तो ऐसे हम हाथ रखेंगे 3 ऐसे ही बोलना, ठीक है। चॉकलेट गुड, बढ़िया। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो हम वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, तो उस वाइब्रेशन को पूछना ही, वाइब्रेशन फील कर रहे हैं कि वाइब्रेशन जो है वोकल जो फ्रीमेटस है, इस साइड में और इस साइड में हमको बराबर वाइब्रेशन फील हो रहा है या एसिमेट्रिकल हो रहा है। तो वो साइड नॉर्मल है तो आपको इक्वली सिमेट्रिकल वाइब्रेशन फील होगा, वोकल फ्रीमेटस बाइलेटरल नॉर्मल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। मानते हैं कि राइट साइड में जो है ना वोकल जो ये है ज़्यादा फील हो रहा है रेजोनेंस, इस साइड में जो है ज़्यादा फील हो रहा है, इस साइड में कम फील हो रहा है, तो फिर अलग कंडीशन हो गई। तो ये हम बात करेंगे फिर ऑस्कल्टेशन में, जब हम वोकल रेजोनेंस की बात करेंगे उसके साथ में, दोनों का फंडा एक ही है। तो इतना सारा से इंस्पेक्शन और पाल्पेशन ऑलमोस्ट हम लोगों ने, और भी 2-3 पॉइंट सब है इसमें, आप देख लीजिएगा, लेकिन दीज आर मेजर पॉइंट्स जो मिस नहीं होने। तो इंस्पेक्शन पाल्पेशन। अब आते हैं हम लोग परकशन। परकशन में क्या क्या करेंगे, एक होता है जनरल परकशन, ठीक है ना, क्लासिकल परकशन जो बोलते हैं, जो हम लोग करते हैं अपने, ठीक है ना, बायलेटरली करते हैं। और क्या परकशन करेंगे, टाइडल परकशन अलग एक चीज हो गया। तो और क्या परकशन करेंगे बच्चों में, टाइडल परकशन बहुत स्पेशल सरकमस्टेंसेस में करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, जब आपको बोला जाए तभी उसको बोलिए, तो हमेशा भी फंस जाता है उसके चक्कर में। टाइडल परकशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेडिसिन में है, हम लोग में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। तो हमारे में तो क्लासिकल जो परकशन करते हैं वो करेंगे, उसके बाद और क्या परकशन करेंगे, शिफ्टिंग डलनेस परकशन करके देखेंगे कि कोई शिफ्टिंग डलनेस है कि नहीं है। फिर क्वाइन परकशन, क्वाइन टेस्ट उसमें जाता है, क्वाइन परकशन करते हैं। और क्या करते हैं, कैंडल बॉलों के लिए करते हैं। तो परकशन हम लोग स्टार्ट किया, तो परकशन कैसे स्टार्ट करते हैं, परकशन करने को बोलेगा तो सिर्फ फ्रंट पे करना शुरू किया हम लोग। तो कब करेंगे, फ्रंट में मिड क्लैविकुलर लाइन में, और इसमें करेंगे कहाँ करेंगे, मिड एक्सियल लाइन, और वहाँ कहाँ करेंगे, स्कैपुलर लाइन में करेंगे। सुप्रा स्कैपुलर में वहाँ रहेगा, फिर तो मिड स्कैपुलर में करेंगे अलग अलग, और फिर नीचे में करेंगे एंगल ऑफ स्कैपुला के ठीक नीचे। अब यहाँ पे देखते हैं तो कैसे करना है परकशन। देखो परकशन में जो कैसे हम लोगों ने सीने से बताया था कि जब आप मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट जो है यहाँ जनरली क्या होता है, इस पे नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं, ना एल्बो पे होना चाहिए, ना शोल्डर पे। मूवमेंट जो है रिस्ट होना चाहिए, वैसे यहाँ भी है, यहाँ भी जो मूवमेंट होगा रिस्ट होगा, ठीक है ना। तो लाइक दिस, देखो इसके एब्डोमेन पे परकशन करके दिखाते हैं, है ना। तो ये मिडिल फिंगर, इसका मिडिल फैलेंक्स, और ये मिडिल फिंगर लाइक दिस, सुनाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग परकस करके देखते हैं, ठीक है। तो अब चेस्ट पे परकशन कर रहे हैं, चेस्ट में सेकेंड फर्स्ट इंटरकॉस्टल। तो सबसे पहले किस पे करते हैं, क्लैविकुलर परकशन करते हैं। जैसे कि लाइक यहाँ पे क्लैविकल है, तो क्लैविकल का जो मिड जो पॉइंट है, तो यहाँ पे ये किया, और यहाँ पे ये क्लैविकुलर परकशन है। उसके ऊपर सुप्राक्लैविकुलर, सबसे पहले सुप्राक्लैविकुलर किया, तो सुप्राक्लैविकुलर यहाँ हाथ रखेंगे, ठीक है, ये होगा। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस से स्टार्ट करेंगे, मिड क्लैविकुलर लाइन में मेरा हाथ होना चाहिए। अब देखो कैसे करना है, आ रहा आवाज, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, इक्वल है, ठीक है ना। हार्ट की करना अलग हो सकता है, इस तरह से मिड क्लैविकुलर लाइन में करना है, ठीक है। तो मेरा मूवमेंट देखिए कैसे होता है ना, मेरा रिस्ट पे हो रहा है ना। तो मूवमेंट पे ध्यान देना, आपका जो नहीं देखे कि आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितनी आवाज़ आ रही है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं, आप मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, तो आप कितना प्रैक्टिस किए इस पर डिपेंड करता है। सीधे एग्जामिनेशन के दिन निकालिएगा तो फिर नहीं होगा। तो यह परकशन, तो यहाँ मिड के लाइन में किया, यहाँ पे कहाँ किया, हम मानते हैं बोले कि इसको परकस करके दिखाना है, तो यहाँ तो हम लोगों ने कर लिया मिड में जैसे करके दिखाया। अब एक्सिलरी में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ किया, एक्सिला पूरा एक्सपोज्ड हो गया, तो ये क्या होगा, फोर्थ से स्टार्ट होता है जनरली एक्सिला, है ना। तो ये फोर्थ को मैंने इधर किया, फिर इधर किया, ठीक है, फिर फिफ्थ को किया, फिर फिफ्थ को किया, ऐसे करना है एक्सिला में। अब इधर आइए, स्कैपुलर में करना है, पीछे आओ,
ये तो स्कैपुलर क्या सुप्रा स्कैपुलर, ठीक है। तो सुप्रा स्कैपुलर में इंफ्राम इसका जाएगा स्पेस देखकर जहाँ पे, ठीक है। इंटर स्कैपुलर कर रहे हैं ना, अब फिर नीचे जाएंगे तो इंफ्रा स्कैपुलर, तो लाइक दिस। तो ये आपको परकशन हुआ, तो ये जनरल परकशन हुआ। कैसे करना है क्लियर है। तो मेन इसमें क्या दिखेगा, कैच पॉइंट क्या है, 2-3 कैच पॉइंट जहाँ आप गलती करेंगे। जो जानवर दिखता है, जानवर क्या दिखेगा, आपका हाथ का मूवमेंट कैसा है, तो समझ जाएगा आपकी लाइफ में कितनी गलती है। दूसरा क्या है, आपको फ्रंट पे तो आराम से कर लेंगे, जैसे आपको एक्जिला के लिए बोला जाएगा तो देखिएगा कि आप ऐसे करा रहेंगे नहीं करा रहेंगे, आपको पता है कि नहीं। जैसे आपको बोलेगा कि आप पोस्टीरियर साइड तक नहीं दिखा हुआ, वो भी दिखाओ, तो ठीक है होते हैं, लेकिन फिर आपको क्या दिखेगा कि आपने ऐसे करा है। ये सब कैच पॉइंट्स है, आपको पता है कि आप गलती कहाँ करेंगे, उसको पता है। हर बार एग्जाम लेता है, हर जगह कॉलेज में एग्जाम लेता है, उसका ही काम है ये सब, ठीक है। तो परकशन वाला पार्ट क्लियर है जनरल। अब हम लोग आते हैं शिफ्टिंग में, शिफ्टिंग डायग्नोसिस। अब सपोज कि एक केस है जिसमें इस बच्चे को हाइड्रोनिमोथोरैक्स, हाइड्रोनिमोथोरैक्स मतलब क्या हुआ, हम एक मानते हैं कि इसको हाइड्रोनिमोथोरैक्स राइट साइड में, ठीक है ना, इधर लंग है, इधर हार्ट है, इसका बात नहीं करें। तो हाइड्रोनिमोथोरैक्स में खड़े हैं, ठीक है ना, खड़ा है तो क्या होगा, हाइड्रो नीचे होगा, नीमो ऊपर होगा। तो हम क्या किए, इनको हम जो है मानते हैं कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में हाइड्रोनिमोथोरैक्स है, ऊपर में एयर है, नीचे जो है, तो हम यहाँ पे परकस करना शुरू किए। अब इधर से हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हमको अभी तक क्लियर हो गया है कि पैथोलॉजी इज ऑन दिस साइड। जनरल परकशन के बाद हमको क्या मिला है, पूरा का पूरा कभी रेजोनेंट कभी डल मिलता है, ये सिमेट्रिकल है, नॉर्मल। तो हम क्या किए, इसको परकस करना शुरू किए फर्स्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से, ठीक है, करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एकदम टिम्पैनिक नोट आ रहा है, रेजोनेंट नोट आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में क्या है, एयर है, ठीक है ना। मानते हैं 4 तक आया एकदम बिल्कुल, सेकंड एकदम धड़ कर रहा है, थर्ड भी वैसा ही कर रहा है, फोर्थ भी वैसे ही, और फिफ्थ में जो है एकदम डल, बिल्कुल डल हो गया। इस पॉइंट को मैंने फोर्थ पे मार्क कर दिया यहाँ पे मिड कलर लाइन में, कि यहाँ तक क्या था, रेजोनेंट नोट था, और इसके नीचे नॉर्मल रेजोनेंट नहीं था, हाइपर रेजोनेंट नोट था, क्योंकि वहाँ पे एयर है, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, डल है, बिल्कुल स्टोनी डल आता है, यानी कि फ्लूइड का पॉसिबिलिटी, मार्क कर दिया। अब क्या हुआ, इनको हमने सुला दिया। अब सुला दिया तो क्या हुआ, एयर जो पूरा डिपेंडेंट पार्ट में आ गया, हाफ ऑफ द गिलास, और एयर जो है, ये वाटर जो है, फ्लूइड जो है नीचे डिपेंडेंट पार्ट में आ गया, और एयर जो है ऊपर आ गया, सुला दिए। अब जो हम यहाँ फोर्थ पे इनको मार्क करके पहले से रखे थे, पेन दीजिए, जैसे कि ये फोर्थ है, यहाँ पे हमने मार्क करके रखा था कि यहाँ तक रेजोनेंट था और यहाँ के नीचे डल था। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो ऊपर एयर है, यहाँ का रेजोनेंट था तो रेजोनेंट मिल रहा है, रेजोनेंट मिल रहा है, फोर्थ में भी रेजोनेंट है, फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में भी है, अरे सारा रेजोनेंट जा रहा है। तो क्या हुआ कि डलनेस जो है शिफ्ट कर, ठीक है ना, तो दैट इज शिफ्टिंग डलनेस, साइन ऑफ हाइड्रोनिमोथोरैक्स। अब हमको मानते हैं इसको करना है कि ये पॉइंट टेस्ट करना है, इसी को हाइड्रोनिमोथोरैक्स के केस में ही करते हैं जनरली, और भी केस है कि कॉमनली हाइड्रोनिमोथोरैक्स करते हैं। तो क्या करेंगे, स्टेप है, सपोज कि अब इनको क्या किया हमने, यहाँ पे मार्क कर दिया मिड कर्व लाइन में, पीछे में क्या हुआ, अब इधर इंटर स्कैपुलर, जो इंटर स्कैपुलर लाइन है, यहाँ पे फोर्थ वाला पे मार्क कर दिया, जहाँ पे हमको रेजोनेंट मिला था ऊपर, हाइपर रेजोनेंट, नीचे डाल, यहाँ मार्क कर दिया। पॉइंट हो, पॉइंट भी रखता है नहीं आपके है तो पॉइंट, एक और पॉइंट चाहिए जो बड़ी बात है, इतना सारा टाइम मिल रहा है, सब कुछ फोन पे से ही काम कराता है। तो क्या किया हमने, तो मेरा जो हम जो है इसका आप लीजिए, और ये इसको लगाइए, जो सामने जो पॉइंट था फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, देखिए यहाँ पे इसको इन्होंने यहाँ लगाया, ठीक है। तो हम ये है, और फ्रेंड मेरा जो है क्या करेगा, पीछे वाला जो पॉइंट है इस पे एक कॉइन रखेगा, और दूसरे कॉइन से इसको परकस करेगा लाइक दिस, और उसमें जो सुनेगा। तो ये एक्सपीरियंस की चीज है, आपको पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल कॉइन एक नॉर्मली कैसा साउंड। तो ऑस्कल्टेशन जो पार्ट है हमारा पहला कि ब्रेथ साउंड ऑल ओवर द चेस्ट,
जितना भी पार्ट में अपने चेस्ट को डिवाइड किया है, फ्रंट पे, बैक पे, गिला में, जितना पार्ट में सब में सुनना है। ब्रेथ साउंड तो नॉर्मल ब्रेथ साउंड है या abnormal breath sound। तो नॉर्मली ब्रेथ साउंड क्या होता है? वेसिकुलर नॉर्मल ब्रेथ साउंड होता है। दूसरा क्या होता है? ब्रोंकियल होता है। हमारे टाइम में ब्रोंको वेसिकुलर एक टर्म यूज करते थे, अब यहाँ में बोलता है कि that term should not be used, obsolete है term। तो केवल ब्रोंकियल बोलना है या वेसिकुलर? तो कैसे पता करेंगे कब मिलेगा ब्रोंकियल, कब मिलेगा वेसिकुलर? आपको पता होगा तब। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इसका लंग्स बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, उसमें क्या होगा? वेसिकुलर, ठीक है। लेकिन ब्रोंकियल कब मिलेगा? तो ब्रोंकियल मिलता कहाँ है? तो ब्रोंकियल को जब आपको टेस्ट करना है तो मानते हैं कि हमको टेस्ट करना है, तो पेशेंट अगर है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? एग्जाम्स में काम नहीं करना है, ये आपको डे टू डे एक्सपीरियंस के हिसाब से पता है। स्ट्रेच लगाया और सबसे पहला काम जो लर्न करना है, सीखना है, इनका ट्रैकिया है, इसको ठीक है ना। एडम सैपल इसके नीचे आएंगे, ट्रैकिया का जो लोअर पार्ट है, सांस लो, छोड़ो, लंबा लो। दैट इज क्लासिकल ब्रोंकियल साउंड। लाइफ में ब्रोंकियल साउंड सुनना है तो दिस इज ब्रोंकियल साउंड। इस कॉन्सेप्ट को, फिर इसका कॉन्सेप्ट इसको क्लियर समझो। हमको नहीं लगता बुक में ऐसे लिखा भी नहीं, कोई समझाएगा भी नहीं। तो ये क्या हुआ? हाँ, ये ब्रोंकियल साउंड है जो कि आपको कहाँ मिल रहा है? ट्रैकिया पे मिल रहा है। और हम इसके नीचे आ गए तो आपको आपके बॉडी में दोनों मिल रहा है, केवल डिजीज कंडीशन में नहीं मिलता है। तो ब्रोंकियल साउंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यहीं से कॉन्सेप्ट आया। तो ये ब्रोंकियल साउंड जो डायरेक्ट ट्रैकिया पे आप फील कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? हेल्दी लंग में बिल्कुल जिम वाला भी लगता है। तो अब सांस को छोड़ो। तो ये जो है नॉर्मल जो साउंड सुनाई दे रहा है वो क्या है? वेसिकुलर साउंड है जो हेल्दी लंग्स में सुनाई देता है। तो यहाँ हमने सुना ब्रोंकियल, और सेम पर्सन में नीचे हमने लंग में सुना वेसिकुलर साउंड। तो इससे क्लियर है। तो बार बार सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज ब्रोंकियल, व्हाट इज वेसिकुलर। बुक के हिसाब से चलेगा, सुनना अलग चीज है, बुक के हिसाब से बताना अलग चीज। तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्रोंकियल में क्या होता है? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, और देयर विल बी पॉज इन बिटवीन द इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। और पिच क्या होगा? हाई पिच साउंड होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रैकिया पे सुन रहे हैं। और क्या हो रहा है? साउंड इंस्पायर कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ट्रैकिया लिया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकियल ये लेफ्ट और राइट में, और उसके बाद ब्रोंकियोल्स है, एल्वेलाई है। तो यहाँ पर जाके धीरे धीरे जो एयर फ्लो जो बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? कंडक्शन होकर यहाँ तक आ रहा है, और फिर उसको हम सुन रहे हैं। ये डायरेक्ट सुन रहे हैं, हाई पिच है। बाकी कंडक्ट होकर जो आ रहा है वो क्या है? वेसिकुलर है। सपोज एक ऐसा कंडीशन हुआ कि जो कंडक्शन का मीडियम उन्होंने बदल दिया, पूरा का पूरा ये लंग को सॉलिडिफाई कर दिया। लंग क्या है? एयर से फिल्ड है ना। तो हम क्या किया? एयर हटा दिया, बिल्कुल सॉलिडिफाई कर दिया। तो सॉलिड इज अ बेटर कंडक्टर देन एयर और लिक्विड। एयर और लिक्विड से बेटर जो सॉलिड में। तो इसमें क्या होगा कि जो साउंड आप समझिए इसको, जो साउंड आप यहाँ सुन रहे थे, अब पूरा सॉलिडिफाई होता, ऑलमोस्ट वही साउंड एग्जैक्टली वहां पे कंडक्ट हो रहा है। दैट इज ब्रोंकियल। तो जब सॉलिडिफिकेशन हो गया पूरे का पूरा लंग का, तो ये अलग से कोई बोला कि अलग से कहाँ साउंड आ जाएगा? साउंड तो वही था, बस कंडक्शन का प्रोसेस चेंज हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट हमको सुनाई दे रहा था, तो यही साउंड ब्रोंकियल था। और जब यहाँ पे क्या पूरा वाइड स्प्रेड हो गया और कंडक्ट हो रहा है थ्रू द टिश्यूज एंड बोन्स, तो ये क्या है? ये वेसिकुलर है। आप इन बिटवीन जो एयर था उसको हम लोगों ने सॉलिडिफाई कर दिया है, तो मीडियम जो बेटर कंडक्ट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट यही साउंड जो यहाँ डायरेक्टली सुन रहे थे अब यहाँ सुनाई दे रहा है। दैट इज क्लियर है? सो कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तो एक ये हो गया कंडक्शन, एक दूसरा होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अलग, इसका इम्पीडेंस यानी कि ब्लॉक कर रहे हैं। अब क्या है कि अब मानते हैं कि प्लूरल स्पेस है, प्लूरल स्पेस में एयर आ गया, ब्लड आ गया, फ्लूइड आ गया, वाटर आ गया, या फिर पस आ गया, अलग अलग कंडीशन में। तो क्या होगा? कंडक्शन तो वहीं से होना है, ब्रोंकियोल से, एल्वेलाई से जो साउंड आ रहा है वही साउंड जो है आपको कंडक्ट होकर यहाँ तक आना है। तो वो जो है लंग तक तो कंडक्ट होकर आ रहा है, लेकिन जब प्लूरल स्पेस को क्रॉस करने का टाइम हुआ है तो नॉर्मली क्या होता है? उसमें बहुत माइनर फ्लूइड रहता है और कुछ तो रहता है नहीं। अब यहाँ क्या हो गया? इतना बड़ा एयर आ गया, इतना बड़ा वाटर आ गया, इतना बड़ा ब्लड आ गया, तो क्या हो? मीडियम चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि यहाँ तो सर ब्लड आ गया ना या वाटर आ गया तो एयर से बेटर कंडक्टर है। हम लोग क्या सोचते हैं कि एयर से बेटर कंडक्टर है, तो नहीं। यहाँ पे ना जब कंडक्शन है तो ये पूरा नहीं है, मीडियम चेंज हो रहा है।
ये एक मीडियम कुछ और था, आगे मीडियम कुछ और था, आगे कुछ और मीडियम हो गया। तो यहाँ इम्पीडेंस डाउन लगेगा, यहाँ जाएगा वापस लौट जाएगा, ब्लॉक करेगा। इम्पीडेंस में क्या होता है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में गया, इस गया रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ जाएगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कंडक्शन विल बी, लंग के कोई भी प्रोसेस में अगर एयर आ गया, ब्लड आ गया, पस आ गया, वाटर आ गया, कंडक्शन विल बी पुअर। कुछ भी आ गया तो क्या होगा, ओवरऑल जो वट एवर द नेचर ऑफ ब्रेथ साउंड, वेदर इट इज ब्रोंकियल और वेसिकुलर, दैट विल बी डिमिनिश्ड ऑन दैट साइड। मानते हैं कि राइट का प्रॉब्लम है इनको, तो राइट साइड में अगर प्लूरल फ्यूजन है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में नॉर्मल वेसिकुलर सुनाई देगा, इधर भी वेसिकुलर सुनाई देगा, लेकिन क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, चाहे निमोथोरैक्स हो, हाइड्रोथोरैक्स हो, हाइड्रोनिमोथोरैक्स। तो क्लियर है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, ब्रेथ साउंड, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि कैसे सुनते हैं हम लोग। तो ब्रेथ साउंड को अलग अलग एरिया में सिमेट्रिकल देखने कि ब्रेथ साउंड इज ऑडिबल ऑल ओवर द चेस्ट, या फिर ब्रेथ साउंड इज लेस ऑडिबल और डिमिनिश्ड इन इंटेंसिटी ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, ओवरऑल पूरा का पूरा राइट साइड में डिमिनिश्ड। तो ये मतलब कि पैथोलॉजी उस साइड में है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम और क्लियर करना है तो हम लोग और क्या देखते हैं, वोकल रेजोनेंस। तो वोकल रेजोनेंस और वोकल प्रिमिटिव्स ऑलमोस्ट एक ही चीज है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, सॉलिडिफाइंग। तो मानते हैं कि ब्रेथ डायरेक्ट हमने स्ट्रेस लगाया और जो उसको बोला था कि काउंट, फिर से बोलो 3-3, फिर बोलो जहाँ जहाँ टच करेंगे, जब जब टच करेंगे ना, छुएंगे इसको, तब बोलना है 3-3, बोलो। तो ये 3-3 है। तो ये 3-3 जो बता रहा है क्या, डायरेक्टली हम जो पहले हाथ से कर रहे थे, अभी किसे कर रहे हैं, स्ट्रेस से कर रहे हैं, वोकल रेजोनेंस। तो यहाँ क्या अंदर का साउंड को कंडक्ट कर रहे थे, यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया। साउंड कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, सॉलिडिफिकेशन पे, तो मीडिया पे डिपेंड करता है। तो अगर मानते हैं कि कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन मतलब क्या, सॉलिडिफिकेशन होता है ना, कंसोलिडेशन हो गया, उसको निमोनिया हो गया, तो क्या होगा, बेटर जो है कंडक्शन होगा डायरेक्ट। तो ब्रेथ साउंड जब कंसोलिडेशन हुआ तो ब्रेथ साउंड में क्वालिटी क्या हो गया, वेसिकुलर से ब्रोंकियल हो गया, लेकिन कंडक्शन बेटर हो गया। तो कंडक्शन बेटर हुआ तो क्या हुआ, वोकल रेजोनेंस विल बी इंक्रीज्ड ऑन दैट साइड। और जैसे कंडक्शन पुअर कब होगा, जब बीच में वाटर आ गया, एयर आ गया, तो जो कंडक्शन तो क्या होगा, वोकल रेजोनेंस विल बी डिमिनिश्ड। इस सब से करके हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि किस साइड का लंग्स नॉर्मल है, किस साइड का लंग नॉर्मल है, किस साइड में पैथोलॉजी है, किस तरह का पैथोलॉजी। क्लियर है। और क्या मिस किया हमने, एक चीज मिस किया इसमें, तो दो चीज हुआ, पहला ब्रेथ साउंड, दूसरा क्या था, वोकल रेजोनेंस, थर्ड इज एडवेंटिशियस साउंड, एक्स्ट्रा साउंड। और देखना है, क्रेप्स तो नहीं है, रोंकाई तो नहीं है, प्लूरल रब या रेल्स तो नहीं है। तो रोंकाई कब मिलता है, म्यूजिकल साउंड है, ठीक है। तो जैसे कि हम बच्चे बहुत सारे पढ़ते रहते हैं, हमारे पास जब सीजन रहता है, अभी दूसरे का सीजन नहीं है, तो लगातार भरा हुआ मिलेगा रोंकाई ऑल ओवर द चेस्ट। जब निमोनिया केस रहेगा तो फ्लेप्स पूरा भरा हुआ मिलेगा। और प्लूरल रब अगर है तो क्या फ्रिक्शन है, इंजरी है कुछ, या फिर पुराना उसको फाइब्रोसिस हो चुका है प्लूरल स्पेस का, उसमें आपको मिलेगा। तो क्लियर है, कैसे एग्जामिनेशन करेंगे तो क्लियर तो रहेगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। रेस्पिरेटरी सबसे कॉमन केस जो मिलता है, मोस्ट ऑफ टाइम अवेलेबल रहता है, बहुत बार चेस्ट वाले बच्चे पड़ जाते हैं। आसान है, जनरल सर्वे, जनरल क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है जनरल सर्वे, तो रिकैप्चुलेट कर देते हैं जनरल सर्वे। उसके बाद उसका डेकोबिटस बताते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस, बिल्ड, कॉन्शियस, ऑपरेटिव ओरिएंटेशन विद द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, वाइटल्स पांचों पॉइंट बता दिया। फिर पायलर इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडेनोपैथी, एडिमा एक लाइन में बता दिया। फिर आगे सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में उसमें क्या किया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पेशेंट प्रेफरेबली सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन, नहीं तो सुपाइन पोजीशन। उसमें क्या, नॉस्ट्रिल, पेटेंसी ऑफ द नॉस्ट्रिल, पहले शेप एंड साइज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द नॉस्ट्रिल, नोज, एंड देन पेटेंसी, ठीक है। पेटेंसी आपने देखा, देन nasal septum, elevated or in the midline, lower inferior turbinate, visible or not visible, normal in color or hypertrophied or red, whether there is any foreign body, polyp or any mucus discharge present over the nostril or not, ठीक है। ये किया। फिर हम लोग ईयर पे आए, pinna is normal in shape and size, external acoustic meatus is patent and tympanic membrane is well visible, that is pearly white in color। और क्या है, pinna is normal in shape and size,
but external acoustic meatus is filled with wax and tympanic membrane is not visible. ठीक है. Third, throat. Tonsillar pillar is normal in shape and size. Tonsils are present in both sides in the both tonsillar pillar. There is no enlargement of size, congestion, redness, erythema or pus point over the tonsils. Immobilized in the midline. Posterior pharynx movement is bilaterally symmetrical. There is no any redness, erythema or pus point over the nasopharynx. Okay. We are clear with the upper respiratory tract. Now lower respiratory tract. Inspection, palpation, percussion, auscultation. So we will start with trachea. Inspection, trail sign. So whenever there is deviation of the trachea to one side, the sternocleidomastoid of that side will be visible, more prominent. Otherwise, both are bilateral symmetrical. Then you have to look with palpation. Both index finger and ring finger should be on sternoclavicular joint and palpate with the middle finger from upside downward with the Adam's apple downward. And then feel the groove between the sternocleidomastoid and in between the trachea. If both are bilaterally symmetrical, then trachea is in the midline. If the groove is constricted to that side, if trachea is deviated to that side. तो ये हो गया. अब नेक्स्ट इंस्पेक्शन में सेप, कितना तरह का सेप है मैंने बता दिया. फ्रंट पे क्या देखना है, पिजन चेस्ट और कॉर्नर चेस्ट, यानी कि पेक्टस स्कैबेटम एंड पेक्टस कैरिनेटम. अकेला में देख लेना, कुछ तो नहीं है. पीछे का हाइपोथेसिस ऑफ द स्कैपुला के देख लिया. Is there any scar mark, venous prominent, lump, any swelling, any wound mark present over the chest or not? Okay. उसके बाद इंस्पेक्शन में क्या देखा हम लोगों ने, अपेक्स इम्पल्स. ठीक है, उसको देख लिया. तो कैसे देखना है, टेंजेंशियली बैठ के देखना है, क्योंकि देखना है उसको, फील करने वाला तो बाद में होता है. अब आते हैं पाल्पेशन पे. पाल्पेशन क्या देखेंगे, इसी चीज को कंफर्म करेंगे जो इंस्पेक्शन का फाइंडिंग था. क्या क्या देखा हमने, शेप, साइज, सिमेट्री. इसको कैसे कंफर्म करेंगे, मूवमेंट कैसे करेंगे, सिमेट्री को. मूवमेंट ऑफ चेस्ट को कैसे देंगे, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में एट द लेवल ऑफ निपल. बाकी जगह भी देख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम एक ही जगह देखना है. अनलेस कि एग्जामिनर बोलता नहीं बाकी भी जगह देखिए, निपल पे देखोगे, बाकी जगह नहीं देखोगे, एक ही जगह सिमेट्री. लेकिन आपको देखना एक ही जगह है. जब वो टोकेगा तभी बाकी जगह देखना है. तो ये हुआ. फिर आपको कंफर्म करना है. तो ट्रैकिया हम पहले ही कर चुके हैं. अपेक्स बीट. ठीक है, कैसे लोकलाइज करेंगे, लाइक दिस. ये रखा, हाथ फील किया, मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट क्या है, लोकलाइज गए, इंडेक्स फिंगर. देन थंब शुड बी ऑन supra sternal notch and go downward slowly and feel for the most prominent point, that is angle of Lewis. Go left side to that angle of Lewis and feel for second intercostal. Then go downward, second, third, fourth, sixth, whatever, and look for in which space your index finger is. So mostly fourth or fifth. And then look for whether it is inside the MCL or outside the MCL after drawing line from the mid-clavicular point. Okay, तो क्लियर है. palpation में क्या मिस किया, फिर लास्ट में vocal phlebitis. कैसे बोलेंगे, nasal intonation, 3 3 3 3 3 3 और 9 9. इस तरह से जब इसमें करना होगा यहाँ पे तो ये, और पीछे करना होगा तो ऐसे करते है ना. अलग एरिया में कर लिया. परकशन में यही करना है. फ्रंट पे परकस किया, क्लासिकल परकशन. अकेला में किया और पीछे में बैक पे किया. फिर क्या किया हम लोगों ने, शिफ्टिंग डाली, बैठा कर किया. करेंगे हाइड्रोनिमोथोरैक्स के किसमें स्पेशली है, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना कि हाइड्रोनिमोथोरैक्स क्या है ना. तो जब परकस कर लिया क्लासिकल तो उसमें क्लियर हो जाता है कि आपको रेजोनेंट मिल रहा है नीचे डर, तब आपको शिफ्टिंग डांस करना ही करना है. बाकी में तब करना है जब आपका एग्जामिनर बोल रहा है तब करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं होती. पता होती बैठे में कराया, सुलाए में कराया, फिर बैठा के कराया. तो मतलब क्या, डलनेस इज शिफ्टिंग विद द posture, so it is shifting dullness, so which is a case of most probably hydronymothorax. बहुत बार फ्लूइड फ्यूजन में मिलता है सिंपल, लेकिन वो अलग सिनेरियो रहता है तभी मिलता है. क्लासिकली हाइड्रोनिमोथोरैक्स में मिलता है. फिर क्या किया हम लोगों ने, पॉइंट टेस्ट किया. ठीक, पॉइंट टेस्ट में क्या किया, फ्रंट पे किया, एक पॉइंट को मार्क किया जहाँ पे चेंज ऑफ टोन है, चेंज ऑफ परकशन टोन है, यानी कि हाइपरटोनिक से डल हो गया है, वहाँ मार्क किया. पीछे बैक में इंटर स्पेस में मार्क किया बिल्कुल. और दोनों पॉइंट डायगोनल नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए. फ्रंट पे क्या गया, स्टेज का डायफ्राम लगाया और खुद से ऑस्कल्टेट कर रहे हैं. आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, पीछे पॉइंट परकस कर रहा है, और जो चेंज ऑफ साउंड है उसको आप फील करेंगे.
तो हुआ। और क्या करेंगे उसके बाद? ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड अलग अलग एरिया में आपको फील करना है, ठीक है। फिर क्या किया? फिर वोकल रेजोनेंस के लिए देखना है, 3 3 9 9 बोल के अलग एरिया में सिमेट्रिकली आपको देखना है उसको। उसमें क्या देखना है? एडिशनल और एडवेंटिशियल साउंड। उसमें आपको क्रेप्स है, रोंकाई है और रफ है, इसको ले देखना है। एक चीज मिस किया हम लोगों ने ऑस्कल्टेशन में, और क्या कर सकते हैं? हाइड्रोन्यूरोथोरैक्स जब है तो उसमें सकसन स्प्लैश करके देते हैं, यानी जब मटका में आधा पानी भरा रहता है, मटका में आपको चित्र में मटका देखा नहीं होगा, शादी नहीं होगा मटका, अगली शादी मटके पे ही होगी सबकी, तो उसमें जरूर देखोगे तो उसमें पानी कलश के नीचे जो पानी भरा रहता है, तो आधा पानी जब मटका घर में रखते हैं और आधा उसमें हवा रहता है, उसको ऊपर से आप क्लोज कर दिए, बंद कर दिए उसका टैप लगाकर और उसको हिलाइए, तो जो आवाज़ आती है क्या बोलते हैं? दैट इज सकसन स्प्लैश वाला टाइप का जो आवाज़ आता है। तो इसमें क्या हाइड्रोन्यूरोथोरैक्स में क्या करेंगे? इसको क्या करते हैं? एक्जिलर, इसको एक्जिलरी पॉइंट पे इसको डाल देंगे। अब यहाँ ऑस्कल्टेट करेंगे, ठीक है। सॉरी उसको ये परकस करेंगे। 4 5 6 6 में हमको यहाँ मिल रहा है कि ऊपर हाइपर रेजोनेंट था, नीचे यहाँ पे डलनेस डल है। 6 पे यहाँ पे हम लगाएंगे स्टेथ, इसको मार्क किया इस पॉइंट को, यहाँ स्टेथ लगाया और मेरे फ्रेंड जो है दोस्त इसको पूरा हिलाएंगे मटकी की तरह और तब आपको फील करना है कि वो वाला आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रियल लाइफ में तो पेशेंट मार बैठेगा आपको तो उसको देख के करना है, समझा बुझाकर। लेकिन पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन है। आपके लेवल के लिए क्या मतलब एमडी के लेवल में भी आप इतना बता देते हैं, तो इससे ना बाकी तो थ्योरी और क्वेश्चन होगा इसके बाद। यहाँ इस सपोज ये कंडीशन है तो क्या मिलेगा, वो कंडीशन है तो क्या मिलेगा, इसमें क्या पड़ जाएगा, घट जाएगा।